आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण के अध्याय 1, जो इससे पहले वाला क्लास हो चुका है। आप 1.1 को आप देख सकते हैं। वर्ण विचार क्या पढ़ रहे थे हम? वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार को ही आगे चलाते हुए सिलसिले भर, है ना। तो यहाँ पे आते हैं हम। देखिए, कहने मतलब ये है कि ह्रस्व क्या है? ह्रस्व है तो क्या है? तो क्या कहते हैं, जिन वर्णों का यानी जिनका उच्चारण करते समय, यानी जिनका उच्चारण करते समय बोलने में, किसमें? बोलने में, यानी जिनका उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगता है। क्या करता है? समय तो लगता है, लेकिन समय क्या करता है? समय कम लगता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ह्रस्व में कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम ह्रस्व कहेंगे। जैसे उसे हम ह्रस्व या लघु स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम ह्रस्व या, मतलब ये कि जिन वर्णों का, यानी जिन वर्णों का बोलते उच्चारण करते समय बहुत कम टाइम लगे, क्या करें, हमें बहुत कम समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व या लघु स्वर कहेंगे। जैसे कि अ, आ, हर्ष है ना, हर्षौ, री इत्यादि। ये क्या है? इसको बोलते समय हमें ज्यादा वक्त लगता नहीं है। देखिए अगला कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। गुरु स्वर भी इसे कह सकते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा गया है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है। क्या लगता है? समय अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम गुरु स्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उसी को हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर उसे हम कह सकते हैं। जैसे कि आ, ई, जैसे दीर्घई है अगर है तो ई, उ, ए, आई, ओ, आउ। अब इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे गलती हो गया। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि इसको पढ़ते समय हमें उसका रूल के हिसाब, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल फॉलो इसलिए करेंगे कि ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर है तो क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, मतलब दुगुना, क्या लगे? दुगुना, दुगुना यानी दुगुना मतलब दीर्घ, दुगुना मतलब दीर्घ समय लगता है, दीर्घ समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? हम प्लुत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे ओम। आप बताइए, ओम बोलते समय जो हमको तिगुना दुगुना समय लगा के नहीं लगा? जैसे राधा, क्या करें? राधा, क्या बोले? राधा इत्यादि। ये क्या है? ये प्लुत स्वर है। अब देखिए मूल स्वर क्या है? मूल स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं होती है, मतलब जिन स्वरों की उत्पत्ति जो होती है कोई दूसरे स्वर से नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे मूल स्वर कहते हैं। मतलब वो स्वर जिनकी पैदाइश कोई दूसरे स्वर से नहीं हो, मतलब खुद अपने मूल में हो, खुद अपने किसी हो। देखो कहीं ना कहीं हम सब भी माता पिता के एक जेनेटिक है, समझे ना। माता पिता द्वारा ही हम मेरा, है ना, उत्पत्ति हुई एक तरह से देखा जाए तो, डेरे के हिसाब से। तो मेरा मूल स्वर कौन है? मूल में कौन है? माता पिता है, दोनों का सहयोग है। तो कहने मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि मूल स्वर है तो क्या है, यानी जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। जैसे कि आगे उसको हम देख लेंगे। संधि स्वर देख समझिए क्या है। संधि स्वर क्या है? जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है। किससे होती है? अब देखिए, संधि स्वर की उत्पत्ति किससे होती है? मूल स्वर से होती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संधि स्वर कहते हैं। मतलब जिसकी उत्पत्ति मूल स्वर से हो, जिसकी उत्पत्ति किससे हो? देखो, जिसकी उत्पत्ति मूल स्वर से हो उसे हम संधि स्वर कह सकते हैं। आप समझिए यहाँ पे संधि स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि स्वर के 2 प्रकार। कितने प्रकार? एक है दीर्घ स्वर संधि और दूसरा है संयुक्त स्वर संधि। एक कौन सा स्वर संधि है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या है? संयुक्त स्वर संधि। 2 प्रकार है। पहला देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या है। दीर्घ स्वर संधि क्या है? जैसे मिसाल समझिए कि अ और अ क्या हुआ? दोनों मिला करके आ। अब देखिए यही अ है मूल स्वर। अ क्या है? यही अ है मूल स्वर आपका। अ, ये भी अ मूल स्वर। हर्षई, हर्षई यानी ई क्या हुआ? ये दोनों मिल करके। अब देखिए दीर्घई जो बन गया, दीर्घ कैसे बनता है? आपने पूछा, जैसे आप मिसाल समझिए, अभी हम सब हैं, हम सब क्या एक के हैं? संयुक्त स्वर हुए। क्या हुए? एक तरह से संयुक्त नहीं गिनती हुआ, क्योंकि माता पिता के जेनेटिक हम दोनों हैं, है ना। कभी माता पिता लक्षण यानी माँ और पिता दोनों का, यानी माता और पिता दोनों का लक्षण इसमें एक बच्चे के अंदर शामिल हो, मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे संयुक्त स्वर, यहाँ पे इसका परिभाषा देने में एक तरह से उचित हो जाता है यहाँ पे, ताकि हम इसको जैसे हर्षई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दीर्घई बनेगा। हर्षऊ को और हर्षऊ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दीर्घऊ बनेगा इत्यादि। इसमें देखिए संयुक्त स्वर क्या होता है, संयुक्त स्वर व्यंजन संधि क्या है? देखिए अ और हर्षई, अ और हर्षई, जब अ को और हर्षई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। मिसाल तौर पे समझिए एक बालक और एक बालिका है। एक क्या है? एक बालक है, एक क्या है? एक बालक है और एक क्या है? बालिका। एक क्या है?
बालिका, एक बालक और एक बालिका है, दोनों में बहस हो गया, दोनों में क्या हो गया, बहस हो गया। ये बोला ऊपर, ये क्या बोला, बालक क्या बोलता है ऊपर, और ये बालिका क्या बोलती है नीचे, बालिका क्या बोलती है नीचे। इसका मतलब यह है कि ना ऊपर ना नीचे, यानी कि मतलब नहीं ओ और नहीं ई, नहीं ओ नहीं ई, तो क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। मतलब दोनों बराबर में आ गए, एक तरह से बराबर में आ गए, तो क्या होगा ओ और ई है ना, तो ये सब क्या होगा, इसका ए हो गया। उस तरह अगर कोई ओ और ए मिलकर बनता है तो ओ और ए मिला के क्या बनेगा, आई बनेगा, क्या बनेगा, आई बनेगा। ओ और हर्षऊ यानी ओ और ऊ, ना ओ के माइन होगा ना ही ऊ का माइन होगा, जब दोनों मिलेगा तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आगे देखिए ओ और ओ, जब ओ और ओ बनेगा तो क्या होगा, औ, क्या हो जाएगा, औ इत्यादि, इसको हम जानेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं ओष्ठ के आधार पर, किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद, यानी ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद हुआ तो कितने भेद हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर को हम जानेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के है तो भेद है तो कितने भेद है। तो चलते यहाँ देखते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद। देखिए पहला है वृत्ताकार, पहला क्या है, ओष्ठ के आधार पर पहला होगा है ना वृत्ताकार स्वर, पहले क्या होगा वृत्ताकार स्वर, और दूसरा होगा अवृत्ताकार स्वर, क्या होगा अवृत्ताकार, यानी वृत्ताकार स्वर, और दूसरा क्या होगा अवृत्ताकार स्वर होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि वृत्ताकार स्वर होता है तो क्या होता है। वृत्ताकार स्वर जो होता है आपका, वृत्ताकार यानी वृत्ति है ना, वृत्तनुमा यानी वृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ गोल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या हो जाता है, होंठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अब समझ में आ गया आपको क्लियर बात, कॉन्सेप्ट समझिए, और इस बात को अच्छी तरह लिख लेने का, लिखने के बाद उसे याद कीजिए, ताकि आपका हर एग्जाम आने वाले एग्जाम जो भी हो उसमें काम आने वाली है। देखिए कहने मतलब कि वृत्ताकार स्वर क्या है, जिसको बोलते समय क्या हो जाए, होंठ क्या हो जाए, गोल हो जाए, होंठ क्या हो जाए, गोल हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे। जैसे कि ऊ, ऊ, ओ, ओ, देखिए इसे क्या हुआ, होंठ गोल हुआ, ऑटोमेटिक आप बोल के देखिए आपका भी होंठ गोल हो जाएगा इत्यादि। अब देखिए अवृत्ताकार स्वर क्या है, अवृत्ताकार मतलब इसके ऑपोजिट, इसके ठीक उल्टा में है। जैसे कि देखिए अवृत्ताकार अवृत्तमुखी स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण यानी जिन स्वरों का क्या है उच्चारण करते समय होंठ गोल नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं, होंठ जो है आपका गोल नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो अवृत्ताकार स्वर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो अवृत्ताकार स्वर कहलाएगा। जैसे कि अ, देखिए अ बोल दिए, अ आ ई ई री ए आई इत्यादि। देखिए कहीं पे होंठ गोल हुआ, आ ई री ए आई इत्यादि, ये क्या है, ये अवृत्ताकार स्वर है। अब देखिए आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे जो पढ़ने वाले हैं जीवा के आधार पर, क्या पढ़ने वाले हैं, जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर कितने होते हैं स्वर, तो देखिए इसका अगर इस 3 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 3 जीवा के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, जो आने वाले आगे वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लगातार है ना इससे लगातार लगे रहिएगा, इंशाल्लाह आपको हम बताते रहेंगे, और एक अच्छी तरह से आपको व्याकरण हम समझाएंगे, ताकि आपको एक हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं हम। देखिए जीवा के आधार पर क्या है, अग्र स्वर, पहला क्या है अग्र स्वर, दूसरा होगा मध्य स्वर, तीसरा होगा पार्श्व स्वर। मतलब इस तीनों को हम आगे वाला वीडियो में और उसके अलावा और ही पढ़ेंगे। आप हम इसमें जो पढ़े हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए।